बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, हमने लॉ ऑफ रिटर्न स्टार्ट किया तो उसका फर्स्ट लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इट्स अजम्पशन, इसका शेड्यूल, इट्स डायग्राम और एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, यानी कि ये लॉ कौन सी जगह पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की। In a given state of technology, when the unit of variable factor increase with the unit of other fixed factor, the marginal productivity increase। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, क्या हमारा देन क्या होगा, वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, जब हम एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर का चेंज करें, इंक्रीज करें, देन हमारा जो अदर फैक्टर है विद द यूनिट ऑफ अदर फैक्टर, यानी कि हमने फिक्स फैक्टर भी लगाने हैं और उसके साथ अदर नहीं फिक्स फैक्टर आना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अदर लिखा गया विद फिक्स फैक्टर। ठीक है, देन कि हमारी मुआवजा प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंपल अल्फाज में आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने फिक्स क्या कहते हैं वेरिएबल फैक्टर के साथ फिक्स फैक्टर को लगा के एक एडिशनल यूनिट लगाने के साथ, तो देन हमारी मुआवजा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, दैट मीन हमारी लॉ कौन सा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि एक एडिशनल यूनिट लगाएं देन आपकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, वो क्या होगी, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। देन हम इसके अजम्पशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है फिक्स्ड फैक्टर। तो हमने क्या यहाँ पे अजम्पशन रखना है कि एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज अज्यूम टू बी ए फिक्स्ड, यानी कि हमारा एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, फिक्स हो। तो हमने यहाँ पे फिक्स क्या रखना है, लैंड को। देन हमारा सेकेंड अजम्पशन है वो है वेरिएबल फैक्टर। सम फैक्टर आर अज्यूम टू बी अ वेरिएबल। वेरिएबल होते हैं कि चेंज हो जाए। ठीक है, आपने अगर प्रोडक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है तो आप इसको इंक्रीज़ कर लें, अगर प्रोडक्शन कम करनी है तो इनके फैक्टर को कम कर लें, इनके यूनिट को कम कर लें। जो फिक्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, जिसे फिक्स फैक्टर कहते हैं। जैसे कि लैंड, आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको अगर कम चीज़ें चाहिए, भी कम आप अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधी फैक्ट्री किसी और को दे दें, नहीं ना, तो आपको अपने पास रखनी पड़ती है, वो होता है फिक्स फैक्टर। तो अब वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से यहाँ पे लिख दिया हमने, लेबर एंड कैपिटल। जहाँ पे हमने ज्यूम क्या किया है कि हमारा लेबर और कैपिटल क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, कि जब हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा तो हमने यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल इंक्रीज़ कर लेने, जब हमने क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना होगा तो हमने इनके यूनिट लेबर के और कैपिटल क्या करने, डिक्रीज़ कर देने। ठीक है, देन हमारा थर्ड एग्जाम्पशन क्या है, डिविजिबल क्या होता है, द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल एंड कैन बी सब्स्टिट्यूट विद ईच अदर। हमारे वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, तो हमने कहा कि वो डिविजिबल है, यानी कि आपके पास कम है तो आप दूसरा यूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर कम है तो कैपिटल यूज़ करके, मशीनें वगैरह ज़्यादा यूज़ करके आप प्रोडक्शन को अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप लेबर ज़्यादा लगा के अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक आपके पास कम है तो आप दूसरी को ज़्यादा यूनिट लगा के अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कांस्टेंट प्राइस ऑफ फैक्टर। इट अज्यूम देयर आर नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे अज्यूम्पशन क्या दिया है कि हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल लैंड का रेंट इंक्रीज़ ना हो और लेबर की वेजेस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना हो, कैपिटल का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना हो। ठीक है, इस तरह हमने क्या करना है, ज्यूम कर लेना है कि हमारी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, चेंज ना हो। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है सेम नेचर। इट इज़ also assume that all unit of variable factor are equal same nature due to sorry it is also assumed there are all unit of variable factor are equal efficient due to same nature of all unit of variable factor। यानी कि हमने assume करना है कि हमारे जो भी तमाम फैक्टर हैं वो किस तरह के हों, सेम नेचर के हों। यानी कि एक मज़दूर है उसमें कैपेसिटी बहुत अच्छी है
ठीक है। नेक्स्ट हमने जो एडिशनल यूनिट लगाया है लेबर का, उसमें उतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना काम नहीं कर सकता, तो आप कह सकते हैं कि हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो नहीं इंक्रीज होगी क्योंकि उतनी तो उसे वेज देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने सेम नेचर के लेनी है जिनकी तमाम की कैपेसिटी सेम हो। देन हमारा लास्ट अजम्पशन है वो है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, यानी कि हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो फर्दर इम्प्रूव होती रही। जब हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, दैट मीन ऑटोमेटिकली हमें क्या करें, हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसके थे 6 अजम्पशन। देन हम इसकी शेड्यूल की तरफ आते हैं। शेड्यूल में हमने फिक्स फैक्टर कौन सा रखा था पहले अजम्पशन में, लैंड, तो लैंड हमने फिक्स रखना है, तो आप कोई भी लैंड के लिए ले लें 10, 20, 15, ठीक है, तो मैंने 10 यहाँ पे ले लिया। देन हमने वेरिएबल फैक्टर कौन से रखे थे, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, तो हमने लेबर और कैपिटल को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमने मालूम करना है कि क्या कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कि जब हमारी वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ होते हैं विद फिक्स फैक्टर, तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पता चल गया आपने इंक्रीज कैसे क्यों किया इसे। देन हम आते हैं मार्जिन प्रोडक्टिविटी की तरफ। मार्जिन प्रोडक्ट एमपी क्या था, हमने पीछे पढ़ा है पिछले मेरे लेक्चर में। मार्जिन प्रोडक्टिविटी वो क्या होता है, हमने इंक्रीज़ करना है। मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे करेंगे हम, 1 के 2 है हमारी, तो जब हमने 2 यूनिट लगाए लेबर और कैपिटल के, अब हम एडिशनल 1 यूनिट लगाया, तो देन हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, 2 की 4 होगी। देन एक और एडिशनल लगाया यूनिट, देन 6 होगी। तो इस तरह आपने इंक्रीज़ कर दें कि हमारी लेबर और कैपिटल की जब हमने एडिशनल यूनिट लगाए, तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। 1 के साथ 2, 2 के साथ 4, 3 के साथ 6, 4 के साथ 8 और 5 के साथ 10, ठीक है। देन हम आते हैं लास्ट हमारा है टीपी, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या आती है, फर्स्ट हमने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है, 2 का 2। देन हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 और 2, ये वाला 2 और ये वाला 4, इन दोनों को प्लस करें तो 6 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो देन हमने क्या करना है, 6 और 6 इन दोनों को प्लस करना है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 12 आएगा। 12 और 8 कितना होता है, 20, तो 20 आ जाएगा। देन हमारा लास्ट क्या आएगा, 20 और 10 कितना होता है, 30, ठीक है। आई थिंक आपको शेड्यूल समझ आ गया है कैसे हमने बनाना है। पहले फिक्स फैक्टर लिखना है, लैंड को हमने चेंज नहीं करना, 10 ही रखना है। देन हमने वेरिएबल फैक्टर क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमने क्या शो करवाना है कि हमारी जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो हमने जब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करना है तो हमारी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली हमने इंक्रीज़ करनी है। देन हमने टीपी कैसे शो करना है, फर्स्ट एच लिख देना है, देन हमने टीपी वाला यहाँ पे 2 और यहाँ का 4, इन दोनों का प्लस करना है, 6 है, यानी 6 यहाँ पर और 6 ये, तो 12 आ जाना है, ठीक है। देन हमने 12 और 8 को प्लस करना है, 20 आ जाना है, और 20 और 10 को 30 आ जाना है, ठीक है। देन हम अपने लास्ट आते हैं क्या कहते हैं, डायग्राम की तरफ। हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल रखना है और एक्सिस पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी रखनी है, ठीक है। यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल कितने हैं, 1 से लेकर 5 तक, तो हमने 1 से लेकर 5 तक लिख लेना, ठीक है। और मार्जिन प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2 से लेकर 10 तक, तो हमने 2 का डिफरेंस के हिसाब से 10 तक लिख लेनी है। फर्स्ट हमारा क्या, 1 पे 2, 2 पे 4, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8 और 5 पे 10, इस तरह हमने इसे कनेक्ट कर देना और इन तमाम कनेक्ट को हमने एक लाइन में ड्रा कर देना है, ठीक है। ड्रा करने के बाद हमने इन तमाम पॉइंट को नाम दे देनी है, A, B, C, D और A, और हमने इस लाइन को कौन सा नाम देना है, मार्जिन प्रोडक्टिविटी कर्व, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे करना है। हमने एक्स एक्सिस पे रखनी है यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, वाई एक्सिस पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो लेबर और कैपिटल का यूनिट है वो 5 तक है, तो वो हमने लिख लेना है, और मार्जिन प्रोडक्टिविटी 2 से लेकर 9 तक है, तो हमने वो लिख लेनी है, और देन हमने इनका कनेक्ट कर देना है, ठीक है। 2 ये देखें, 1 पे कितनी है, 2, 1 पे 2, देन क्या
2 पे 4 इस तरह हमने करेक्ट कर दें। देन हमारा लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या है कि हमारा लॉ, ये जो हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कहाँ पे अप्लाई होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है ना, वो इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। क्यों इंडस्ट्री में अप्लाई होता है हमने ये बताना। तो देन फर्स्ट पॉइंट है सब्सटीट्यूशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड एंड सब्सटीट्यूट अप टू सम एक्सटेंट। यानी कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि आप मशीनी वगैरह भी यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, इंसान भी काम करते हैं। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास ज़्यादा मशीनरी है तो आप लेबर नहीं है इतने, तो आप मशीनरी ज़्यादा यूज़ कर लें तो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मशीनरी ज़्यादा नहीं तो आप लेबर को इंक्रीज़ कर दें तो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन हमारी सेकेंड एप्लीकेशन है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या? एंड इंडस्ट्री इज एक्सपैंड बाय गेटिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि हम इंडस्ट्री को हम इंटरनली भी एक्सपेंड क्या कहते हैं, एक प्रेजेंट करते हैं और एक्सटर्नली भी हम बाहर भी चीज़ें भेजते हैं। तो हमारा क्या कौन सा स्केल होता है? लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है। देन हमारा थर्ड पॉइंट है वो है क्या कहते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है? This law is also capable in that unit which is produced below its capacity। यानी कि ये जो लॉ है वहाँ पे अप्लाई होता है, उस इंडस्ट्री में अप्लाई होता है जो अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अगर उन अपनी कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रही है तो देन हम एडिशनल यूनिट लगाएंगे तो हम दैट मीन ऑटोमेटिकली उसकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम कर रही है तो हम आप उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सॉरी, ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे थर्ड के साथ लिखा गया स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये 4 पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज अप्लाइएबल इन इंडस्ट्री यूनिट। द मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है कि किसी भी पर्सन को इंडस्ट्री में हर एक पर्सन को ना एक एक काम दिया जाता है, ठीक है। आपने इसको चेक करना है, आपने इसको बनाना है, आपने इसका क्या कहते हैं रॉ मटेरियल बनाना है, इस तरह उन्हें काम दिया होता है। स्पेशलाइज होते हैं सारे काम। अगर स्पेशलाइज होंगे तो देन ऑटोमेटिकली हमारी जो होगी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है लेस नेचुरल ऑब्स्ट्रैक्ट। के लेस नेचुरल ऑब्स्ट्रैक्ट यानी कि कुदरत का दरख्त नहीं इतना होता कि कुदरती तौर पर इतनी कि जो आफतें होती हैं ना कुदरत की सैलाब जंजिला वगैरह उनकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते और ठीक है, और बारिशें वगैरह ना हो तो उससे भी इतनी फैक्टर नहीं होती। इन इंडस्ट्री सेक्टर ह्यूमन फैक्टर आर मोर इन्वॉल्व देन नेचर फैक्टर। ड्यू टू दिस रीजन नेचर ऑब्स्ट्रैक्ट आर लेस फैक्ट। क्योंकि जो इंडस्ट्री लेवल होते हैं वहाँ पे ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं नेचर की बजाय। तो देन क्या होता है, नेचर जो ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं कहाँ पे? इंडस्ट्री लेवल पे। आई थिंक आपको समझ आ गया रफ रिटर्न क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।